subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have very special guest, Lieutenant Colonel Rohit Misra. Not only Lieutenant Colonel, he has been doing a lot of things for the society, and we are going to talk about that. So let it be secret. So Rohit, welcome to the Nupur Tewari Show. Thank you, Nupur. Lovely to be here. Always lovely to have a conversation with you. Same here. So Rohit, before we start, पहले जाने से पहले मैं जब भी हिंदी बोलती हूँ तो मेरी और कुछ लैंग्वेज आ जाते हैं, कभी बंगाली आ जाते हैं, कभी जापानीज आ जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग जानना चाहेंगे आपके आर्मी लाइफ के बारे में, क्योंकि हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट रियली इंटरेस्टिंग और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कुछ अगर कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें तो। नूपुर, मैं आर्मी ज्वाइन किया था 1994 में। मैं कमीशन हुआ था कुमाऊं रेजिमेंट में, और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिसको हम पीएमआर बोलते हैं, 2016 में। तो 22 साल नौकरी करने के बाद मैंने फौज छोड़ी। और इन 22 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसको मैं आज यहाँ पर अभी बैठ के अगर सोचूं तो मैं बोलूं कि बोरिंग था। और ये मैं सिर्फ आपकी ऑडियंस को कहने के लिए नहीं बोल रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट द आर्मी हियर, बट आर्मी को हमेशा बोला जाता है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जीने का तरीका है। करियर तो है ही आपका, बट एक जीने का तरीका, और यही चीज मैंने सीखा। अब आर्मी में एडवेंचर भी था, आर्मी में ऑपरेशंस भी था, स्पेशली क्योंकि मैं पैदल सेना का हूँ, इन्फेंट्री का हूँ, कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ। तो इन 22 सालों में 4 टेन्योर तो JNK में निकल गए, 2 टेन्योर आसाम की तरफ निकल गए, फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पीस कीपिंग मिशन के लिए अफ्रीका भी जाने का मौका मिला। तो और जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स आर्मी में मिलते हैं, तो जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स मिले, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन रहा होगा जो बोरिंग रहा होगा। और कहते हैं ना कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है, द वर्क दैट यू लव, उसको करने में आपको खुद ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शायद अगर मेरे मॉम डैड ने मेरे को जबरदस्ती इंजीनियर बना दिया होता तो शायद मैं ये बात नहीं कर रहा होता, बट हमारा पूरा बैकग्राउंड पेरेंट्स का, फादर का, सिस्टर का, सभी फौज में है। तो हमारे लिए तो इट वाज लाइक अ प्रोफेशन दैट आई हैड टू जॉइन। इसलिए बहुत मजा आया। डेफिनेटली, आफ्टर रिटायरमेंट ये कैसा फील हो रहा है कि मुझे रहना चाहिए था, या आफ्टर रिटायरमेंट है सिविलियन जो हम जैसे लाइफ, यू आर हैविंग जैसे हम जैसे लाइफ, तो क्या लग रहा है कि ये लोग कितने डिसिप्लिन नहीं है इन लोगों के लाइफ में? ऐसा नहीं लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाले होते हैं, वो ब्लडी सिविल वाला जमाना चला गया है। मैं अगर अभी आप लोगों को देखूं तो व्हेन यू गो टू एनी सेक्टर, आज की तारीख में जो यंग जनरेशन वो अपने काम को लेके इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है, थोड़ी बहुत इनडिसिप्लिन तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत लैक्सिटी है, एटीट्यूड है, बट वो उनका जीने का तरीका। अगर मैं यहाँ पर आके आर्मी को इम्पोज करना शुरू कर दूं, तो उसी तरीके से सिविलियन को सोचो वो आर्मी में आके अपने आप को इम्पोज करेगा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे हम लोग इस चीज को, ये जो तर्क वितर्क है, टोटली गलत चला जाएगा। मैं 2016 में रिटायर हुआ क्योंकि आर्मी में उसके बाद कोई मेरे लिए चैलेंज बचा नहीं था। आर्मी का जो अब ये है, जो प्रोफाइल है, बहुत यंग होता जा रहा है। तो आर्मी के हिसाब से एट द एज ऑफ 44 हम वैसे बुजुर्ग हो चुके थे। तो वहां कोई चैलेंज बचा नहीं था। कुछ नए चैलेंजेस सिविल में ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे, तो एक फौजी को चैलेंज के अलावा और क्या अच्छा लगे, तो बस हम आ गए सिविल में चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए। बट बाकी जहां तक डिसिप्लिन का सवाल है, सिविलियंस भी बहुत डिसिप्लिन है। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, शायद मैं सवेरे इतनी जल्दी उठ के वॉक पे नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूँ कम से कम 200-300 लोग वॉक पे जा रहे होते हैं। अभी ये कोविड का टाइम चल रहा था, देहरादून जैसे शहर में मैं रहता हूँ, मैंने जो डिसिप्लिन देहरादून शहर में देखा है कोविड टाइम्स में, दैट वाज एट पार विद व्हाट वी हैव इन द मिलिट्री। यहाँ पर तो आदेश के साथ है, यहाँ लोग अपने आप कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड इन द सिविल वर्ल्ड एज वेल। So I would love to know कुछ अगर ऐसे इंटरेस्टिंग, जैसे आपने बोला कि कभी ऐसा दिन नहीं रहा जो बोरिंग बोल सकता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जो when you face the challenge, स्पेशली JNK, जब आप जम्मू एंड कश्मीर में थे, ऐसा कुछ घटना हुए
तो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। ये घटना 1997 की है। मैं अपनी बटालियन का सबसे यंग ऑफिसर था, मुश्किल से 2 साल की मेरी 2.5 साल की नौकरी थी। और फौज में ऑफिसर्स की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण वैसे तो मेरे को कंपनी ऑफिसर होना था, बट मेरे को बना दिया कंपनी कमांडर और हमको भेज दिया J&K के किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। और वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा था कि वहां बोलते थे कि यहाँ टेररिस्ट है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग कभी यहाँ भाग कभी वहां भाग, इस तरीके से होने लगा। तो 2 महीने तक हम लोगों ने जंगलों की खाक छानी, कुछ मिला नहीं। तो एक दिन बहुत बड़ा इस तरीके का वो हुआ कि इंफॉर्मेशन आई जिसमें कि सभी ऑफिसर्स को, हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, वो लेके जाने लगे। मैंने भी उनको रेडियो कॉल किया, माना सर मेरे को भी ले चलो। तो उन्होंने, यू टू यंग, तुम बहुत छोटे हो अभी। माना सर लेके नहीं जाओगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो एनीवे वो बाकी सब कंपनी कमांडर्स रात के अंधेरे में कॉर्डिनेट सर्च वगैरह बाकी ऑपरेशंस में निकल गए। मैं थोड़ा सल्क कर रहा था, मैं थोड़ा सवेरे सवेरे गुस्सा बैठा था। सवेरे 6 बजे पता चला हमारे जो कमान अधिकारी हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो मेरी बटालियन मेरी कंपनी में आए और वहां पे उन्होंने, रोहित तेरे साथ ब्रेकफास्ट कर। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को समझाया, तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, बाकी ऑफिसर्स के नीचे कर, इंडिपेंडेंट तेरे को अभी मैं ऑपरेशन नहीं दे सकता, इस तरीके से। और वो दिन है कि वो लोग वहां गए और पूरा दिन वो लोग जंगलों में और बाकी जगह पे खाक छानते रहे। और शाम को मेरा एक दोस्त जिससे मैंने दोस्ती की थी, उसने मेरे को आके एक इन्फॉर्मेशन दी। अब मैंने यही चीज अपने सीईओ को कॉल की कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि 4 टेररिस्ट एक फलाने गांव में बैठे हुए हैं। तो उस जमाने में हमारे पास जो रेडियो सेट होता था 97, 98, और उस जमाने में तो उसकी रेंज बहुत कम होती थी, सिर्फ 8 किलोमीटर की रेंज होती थी। और अगर आपको ज्यादा लंबा बात करें तो पहाड़ के ऊपर जाके बड़ा लंबा एंटेना जीपीए बोलते थे, उसको लगाना पड़ता था। आजकल तो बहुत लंबे लंबे वो आ रखे कि एक छोटे से फोन पे आप हर जगह बात कर सकते। उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने खैर अपने कमांडिंग ऑफिसर को कॉल किया, उनको समझ में नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं उनसे परमिशन ले रहा था, अब उनको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आया। उन्होंने क्या बोला, मैंने सोचा सीईओ ने परमिशन दे दिया, मैं निकल पड़ा 10 लड़कों को लेकर। 7 बजे हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ और लगातार गोलियां चल रही थी। हमने एक को गिरा दिया, एक जवान को, मेरे जवान को भी गोली लगी, दीवान को। लेकिन हम लोगों ने एक टेररिस्ट को मार दिया और दूसरे को टांग में गोली मारी। तो 4 थे, तो हमको पता था पूरी रात भर लड़ाई कर। अच्छा, मेरी बटालियन को पता ही नहीं कि मैं इस तरीके से ऑपरेशन में हूं। तो हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे, वो जो ऑपरेशन सवेरे चल रहा था, वहां से थक हार के वो अपने कमरे में आए। जब उन्होंने कमरे में आया तो 97, 98 में ज्यादा केबल टीवी कश्मीर में नहीं चला करती थी। तो उन्होंने, उस टाइम से दूरदर्शन ज्यादा चलता था या पाकिस्तान टेलीविजन चलता था। अब पाकिस्तान टेलीविजन ने अनाउंस किया मेरा कोड नेम लेके, कि जो भी मेरा कोड नेम था उस वक्त, उसको लेके अनाउंस किया कि कैप्टन सो एंड सो हलाक हो चुके हैं और गेस्ट मुजाहिद, 2 गेस्ट मुजाहिद शहीद हुए हैं। अब वो खड़े हो गए, उन्होंने बोला यार ये तो गांव मेरे इलाके में, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने सीधे हमारे कमांडिंग ऑफिसर को कॉल किया। उन्होंने बोला यार ये तुम्हारे इलाके में कोई ऑपरेशन चल रहा है? इसे नहीं, इसे तुम्हारे ऑपरेशन मतलब तुम्हारे एरिया में कोई ऐसे कैप्टन सोएंसो नाम का आदमी है, वो तो मेरा कोड नेम था। तो सडनली सीईओ को लगा नहीं, नहीं ऐसा तो कोई अफसर भी है। देन सडनली उनको रियलाइज ये तो रोहित का नाम है, कोड नेम है। एंड ही से सर कहाँ? ही से यार पाकिस्तान टीवी में आ रहा है, वो मारा गया है। एंड हमारे सीईओ पूरी क्यूआरटी को लेके, हमारे बाकी ऑफिसर्स को लेके दौड़ कर आए। तो जब वहां पर आए तो उन्होंने देखा हम लोग भूख के मारे अंडे चुरा के खा रहे थे। अब एक टेररिस्ट 7 बजे का टाइम था जब तक सीईओ वगैरह आए, तो रात के कम से कम मेरे ख्याल से 9:30, 10 बज चुके थे और दोपहर के बाद हम लोगों ने कुछ खाया था नहीं। तो उस रात हम लोगों ने पहले 2 टेररिस्ट मारे। और जिस यंग ऑफिसर को सीईओ बोल रहे थे तेरे को तो एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसने रात होते होते 2 टेररिस्ट मार दिए अपने जवानों के साथ मिलके। और जो एक्सपीरियंस वाले गए थे वो बेचारे खाली हाथ वापस आए। तो वहां से फिर मैंने जब बोला सर ऑपरेशन पे जाना है, उन्होंने हाँ रोहित तू जाएगा। तो इस तरीके से काफी कहानियां हैं। और फौजी के साथ आप बैठेंगे तो कहानियों का सिलसिला चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली। तो इसीलिए लगता है कि इसके ऊपर भी एक वेब सीरीज हो जाना चाहिए, एक फौजी की जिंदगी के ऊपर। कितने सारे कहानियां एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, है ना? मेरे को वाकई लगता है कि अगर आप हर फौजी की लाइफ का एक एक की भी कहानी बनाएंगे ना, तो इतनी ढेर सारी कहानियां बनेंगी और इतनी बढ़िया वेब सीरीज बनेंगी कि आप लोग कभी बोर नहीं होंगे। तो मतलब हमारे जो फिल्म मेकर है इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं? फौजी को कांटेक्ट करो, उनके साथ कहानी ले लो, बस।
मतलब बिल्कुल। है ना? हम तो बैठे कि आ जाइए, कहानियां हम सुनाएंगे, कहानियां हमने को चार्ज भी नहीं करेंगे। तो वही, अगर कोई फिल्म मेकर जब कोई देख रहा है तो डेफिनेटली रोहित को कांटेक्ट कीजिए, कहानी सुना देंगे आपके लिए, तो कंटेंट भी मिल जाएगा, स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब और मैं रोल भी इंस्टेंट। फ्री में कर दूंगा। और रोल भी फ्री में कर देगा। बिल्कुल। वंडरफुल वंडरफुल। नो रियली, सीरियसली हमारे जो मूवीज अगर होते हैं कि कितने रिसर्च किए बिना होते हैं, जो रियल लाइफ स्टोरीज है जो आपने अभी बताया, इसमें कॉमेडी है, इसमें इसमें आप मतलब सब कुछ है एकदम टोटली, यू बिल्कुल नो, है ना? बिल्कुल। नूपुर जी, मैं अगर आपको बताऊं, 99 में कारगिल युद्ध हुआ, हम्म। उससे पहले हम जितने ऑपरेशंस करते थे, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स करते थे, वो इतने हीरोइक ऑपरेशंस होते थे, और ऐसे आपसे अपनी जान पे खेल के यंग ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स ऑपरेशंस करते थे कि मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। तो उस जमाने में जब हम लोग बाहर जाके किसी को बताते थे कि हम इंडियन आर्मी ये काम करती है कश्मीर में, एलसी पे, बाकी जगह पे, एलएसी पे, कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करता था। सबको लगता था गोविंदा की पिक्चरें ज्यादा देखकर आए हुए हैं। देन 99 हैपेंड, एंड सडनली एक युद्ध आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया, आपके लिविंग रूम में आपको एक पूरा वॉर दिखाई देने लगा आपके टीवी के थ्रू। तब उनको लगने लगा कि हाँ यार, ये जो फौजी बोलते थे गलत नहीं थे, बिकॉज वहां पर जब उन्होंने विक्रम बत्रा या थापर जैसे ऑफिसर्स की, जब उन्होंने बहादुरियों के किस्से सुने, जब उन्होंने बहादुरियों के किस्से देखे, तब उनको लगा हाँ यार, ये फौज है। एंड प्रॉब्ली दैट इज वन ऑफ द पॉइंट, और वो एपोकल मोमेंट था जहां पे सडनली फौज की तो शुरू से हमारे देश में इज्जत रही है, लेकिन सडनली वो इज्जत यहां से यहां पहुंच गई, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि ये लोग जो हैं वहां समय बर्बाद नहीं करते। पहले तो लोग बोलते थे कि मतलब फौजी है तो सिर्फ पार्टी करता होगा। दैट्स नॉट द केस। यस, वी पार्टी, बट वी वर्क रियली हार्ड। That is really great sentence you said. Yes, we party, but we work really hard. Yes, definitely. अगर work hard करोगे तभी party करोगे. You know, it has interconnected both the things. तो actually this is the very serious thing for Indian movie makers, और जो भी आज देख रहे हैं और जो भी बाद में देखेंगे, actually इतने सारे हम मूवी बनाते हैं वॉर के ऊपर, फौजी के लाइफ के ऊपर। अगर सचमुच आप लोग बनाना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट रियल फौजी, है ना, रियल एक्चुअली, है ना रोहित? इस पे मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आर्मी लाइफ कैसा होता है। आप बोल रहे हो इसलिए हमें पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पीपल शुड नो अबाउट इट एंड मोर द रियलिटी एंड ट्रूथ। एक्चुअली एक मूवी आई थी बीच में, आई थिंक ऋतिक रोशन की थी, लक्ष्य करके। हाँ हाँ हाँ, राइट। उसमें एक जो बाद में ऑपरेशन का सीन है, हाँ, was actually done by a friend of ours, a friend of mine from my regiment, who was known for this. Unfortunately, he is no more. But उसको कहते ही माउंटेन रैट था। वो पहाड़ियों पे ऐसे ऐसी जगह चढ़ जाता था जहां पर कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि यहां से भी कोई इंसान चढ़ सकता है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर ऊपर चढ़ जाता था। और ये मैं कारगिल युद्ध की बात आपको बता रहा हूँ, छोटी सी टीम को लेकर चढ़ता था। तो हाँ, मूवीज पे कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं हकीकत तो है। नहीं, हकीकत तो है रोहित, लेकिन ये जो रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ हीरोज है ना, मुझे लगता है कि वो भी स्क्रीन पे लाना चाहिए उन लोगों को भी, है ना? जैसे आपने बताया कि दैट पर्सन एक्चुअली यूज्ड टू डू टोटली इम्पॉसिबल थिंग व्हिच एक्चुअली यू कैन नॉट थिंक अबाउट, एंड जो लक्स ने उसे लगाया, यू नो, ही यूज्ड, आई वुड से कि मूवी ने उसको यूज किया, क्योंकि ही वाज नॉट इन मूवी, कोई रोल तो नहीं था, he was used by the movie. So मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी, उन लोगों के ऊपर भी तो कहानी होना चाहिए कि he was like that kind of. तो बिल्कुल। ऐसे अभी अगर आप मेरी रेजिमेंट की बात करें, कुमाऊं रेजिमेंट, मतलब इंडिया का जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला परमवीर चक्र था, वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। पहला परमवीर चक्र। कितने लोगों को मालूम होगा कि जब उनको ये परमवीर चक्र मिला और जब वो पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे, कबायली से लड़ रहे थे, उनका हाथ फ्रैक्चर था। राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1947। जब आपके पास 1947, जब आप उनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे आखिरी मोमेंट की, तो आप देखेंगे उनके हाथ में हमेशा प्लास्टर लगा होता है। या अगर आप मेजर शैतान सिंह की बात करें, जिन्होंने रजांगला की लड़ाई लड़ी, उनको आदेश मिला गया था, उनको और उनकी कंपनी को, कि भाई चाइना ने हमारे ऊपर पूरा आक्रमण कर दिया, आप पीछे हट जाए। उन्होंने बोला नहीं सर, आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक मैं लड़ता रहूंगा, यहीं रहूंगा। और अल्टीमेटली उनके 120 जवानों में से मुश्किल से 3 सर्वाइव किया। और जब 4-6 महीने बाद
जब उनकी बॉडीज रिकवर करने के लिए 3-4 महीने बाद जाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी, तो बॉडीज तो डिकम्पोज नहीं हुई थी ठंड की वजह से। तो वहां पे एक जो नर्सिंग असिस्टेंट या कंपाउंडर जिसको आप बोलते हैं, पैरामेडिक जिसको बोलते हैं, उसको गोली लगी हुई थी, और उसकी गोली ऐसे लगी हुई थी कि वो एक दूसरे जवान को मॉर्फिन का इंजेक्शन देते देते उसको गोली लगी। तो जिस जवान को गोली लगी उसके हाथ पे इंजेक्शन था, यहाँ पर वो पैरामेडिक था, और इंजेक्शन अभी भी उसी के शरीर में था। ऐसी बहादुर के किस्से के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत है, आपको अपने भारतीय सेना में मिलेंगे इतने ढेर सारे। और मूवी मेकर्स अगर चाहते हैं तो किसी भी रेजिमेंट में चले जाए, सिर्फ कुमाऊं में नहीं, किसी भी, आप राजपुताना राइफल्स में चले जाएं, आप गुरखास में चले जाएं, आप गार्ड्स में चले जाएं, बिहार रेजिमेंट में चले जाएं, नागा में चले जाएं, मद्रास में चले जाएं, आपको इतनी से कहानियां मिलेंगी कि वो मूवीज बनाते बनाते थक जाएंगे, हमारी कहानियां नहीं खत्म होंगी। तो ये जो आप बोल रहे हैं, जो कि इंजेक्शन, उसको गोली लगे और वो इंजेक्शन दे रहे हैं, ये जो स्ट्रेंथ आते हैं, जो आई वुड से दिस इज मेंटल स्ट्रेंथ एक्चुअली, ये तो मैं और नॉर्मल लोग ही आर्मी में जाते हैं, तो आर्मी में ज्वाइन करने के बाद ये स्ट्रेंथ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, या ट्रेनिंग ने ये स्ट्रेंथ दे देते हैं? व्हाट वुड यू से? ये जज्बा होता है, एक जज्बा होता है। आप जब अपनी रेजिमेंट के लिए लड़ते हैं, जब आप अपने नाम, नमक और निशान के लिए लड़ते हैं, जब आप अपने देश के लिए लड़ते हैं, जब आप अपने तिरंगे के लिए लड़ते हैं, तो ये जज्बा आ ही जाता है। और फौज में क्यों, आप आज की तारीख में आप इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करा दीजिए और देखिए लोगों का जज्बा कैसे होता है अपने देश के प्रति। वैसे आप घर में भले ही बैठ के बोले अरे हमारे देश में क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप अमेरिका से कंपेयर करें, आप चाइना से कंपेयर करें, वो सब ठीक है, क्रिटिसाइज करना ठीक है, लेकिन जिस दिन कोई मैच हो, वाई जस्ट इंडिया पाकिस्तान, आप किसी का भी कोई मैच ले लें, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज और इंडिया का ये मैच लेना, आपका जो जज्बा निकल कर आता है, दैट इज योर नेशनलिज्म, वही आपका जज्बा, और वही जज्बा हम लोगों में होता है। हम किसी से अलग नहीं। हाँ, ट्रेनिंग हमने की होती है, ट्रेनिंग हमको एक डिसिप्लिन सिखाता है, ट्रेनिंग हमको ये सिखाता है कि भाई तुमने एक ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट किया है जिसमें तुम्हारी रोज तुम्हारी जान हमेशा तुम्हारी जोखिम में रहेगी, यू विल ऑलवेज बी इन डेंजर, कॉन्स्टेंटली इन डेंजर। तो उसमें आपको अपने आप को कैसे बचा के दुश्मन को कैसे मारना, दैट इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। ट्रेनिंग जज्बा नहीं उतना पैदा करता, ट्रेनिंग आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग अगर वो होगी, मान लीजिए जैसे मैं अब आज की तारीख में सेल्फ डिफेंस करता हूँ, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, मैं उनको ट्रेनिंग देके उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो लड़ने का जो जज्बा है वो उनके अंदर खुद आता है। Wonderful. आपके भी है? Exactly. Oh, thank you so much. Coming from you, it means a lot, actually. So, actually, जब आपने एक फौजी कभी देश के लिए काम करना छोड़ता नहीं है, चाहे वो फौज छोड़ दे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है रोहित, जो अभी बताया, जो सेल्फ डिफेंस में जो रोहित अभी काम कर रहा है। तो मिशन फाइट बैक, जो रोहित इज अ फाउंडर, जो उन्होंने शुरू किया है, अमेजिंग वर्क ही हैज बीन डूइंग। सो रोहित, हम जानना चाहेंगे इस मिशन के बारे में, व्हाट इज इट एंड हाउ डिड यू स्टार्ट एंड कैसा चल रहा है? नूपुर, एक्चुअली जब फौज में था ना, 22 साल जब फौज में था, चाहे एलसी पे रहा हूँ, चाहे एलएसी पे रहा हूँ, चाहे आईबी पे रहा हूँ, चाहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ, उस वक्त लाइफ बहुत सिंपल होती है। सिंपल क्यों है? मेरे को पता दुश्मन कौन है। मैंने अपने हरे रंग के कॉम्बैट पहने और सामने वाले ने खाकी रंग के पहने। वो इस तरीके का दिखता है, मैं इस तरीके का दिखता हूँ। उसने यहाँ पर ये पहना हुआ, मैंने यहाँ पे ये पहना हुआ, तो मतलब उसका बंकर सामने है, मेरा बंकर ये है। और अगर वो टेररिस्ट है तो मैंने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, वो मेरे ऊपर गोली चला रहा है, मैं उसके ऊपर गोली चला रहा हूं। अब या तो वो बचेगा या मैं बचूंगा। तो उसमें क्या, आपका दुश्मन जो है ना ऊपर, वो बिल्कुल वेल डिमार्केटेड है, आपको पता है आपका दुश्मन कौन है। लेकिन जब आप यही चीज जब सिविल में आते हो, तो आप मेरे को बताओ, सिविल में तो कोई पाकिस्तान नहीं है, सिविल में तो कोई चाइना नहीं है, सिविल में तो कोई टेररिस्ट नहीं है, लेकिन ये टेररिस्ट हमारे अंदर बैठा हुआ इंसान। मैं जब फौज छोड़कर आया तो मैंने भी खैर काफी सपने देखे थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक बार कोई सोचा भी था कि शायद पॉलिटिक्स में घुसूंगा, और थोड़ी टाइम के लिए घुसा भी। लेकिन उसी दौरान एक इस तरीके का हादसा हुआ कि एक लड़के ने स्कूल में मेरी बेटी को काफी ज्यादा तंग किया, और जबकि मेरी बेटी 12-13 साल की थी, उसको बहुत ज्यादा तंग किया। तो लाइक एनी अदर पेरेंट हमने क्या किया, चलो ठीक है, ये स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में डाल दो, क्योंकि हम लोग एज पेरेंट्स बच्चे पैदा तो करते थे लेकिन टाइम नहीं दे पाते।
एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी मेक द बिगेस्ट मिस्टेक। तो मैं भी वैसे ही फादर था, कोई ज्यादा किसी और से अलग नहीं था, और मैंने अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में कर दिया। ये नहीं समझ पाया कि हो सकता है वो भी तो दूसरे स्कूल में आ सकता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट डिड। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई। जितना मेरी बेटी चुप रहती थी और उससे मार सहती थी, एंड शी वाज इन विच स्टैंडर्ड, शी वाज इन 7th स्टैंडर्ड, उतना उसकी हिम्मत बढ़ती थी। और वो हर बार धमकी देता था मेरे छोटे बेटे को मारने की, जो उस टाइम 4th स्टैंडर्ड में था। जब मेरे को ये बात पता चली कि इस तरीके से कुछ मेरी बेटी की लाइफ में हो रहा है, उस टाइम मैं कनेक्शंस भी थे, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रह रहा था, तो मंत्रियों को जानता था, पुलिस को जानता था। तो वहां पर भी मैंने जब किया तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिगेशन भी अनफॉर्चुनेटली मेरे को ही करना पड़ा, उस लड़के को भी पकड़ के मेरे को ही लाना पड़ा। बहुत सी ऐसी हदबंदियां थी जिसमें पुलिस नहीं काम कर सकती, ओवरवर्क थी। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस बुरा काम कर रही थी, बट दे वर टू ओवरवर्क, और बहुत ज्यादा लॉज और इन सब के अंदर फंसे हुए थे। स्कूल वालों ने सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर दिया, बिकॉज दे डिडंट वांट एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, क्योंकि गलतियां उनकी तरफ से भी थी, उनके स्कूल में ये चल रहा, उनको पता ही नहीं था। एंड प्राइवेट स्कूल्स, यू नो हाउ दे आर, वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये सब रियलिटीज है हमारी लाइफ की। तो तब मेरे को लगा कि मैं जो 22 साल में फौज में ट्रेन होकर आया हूं, मैंने तो अपनी बेटी को बचा लिया। मैंने तो उस लड़के को एक बार नहीं 2 बार मैंने उसको जुवेनाइल भेज दिया। और उसके बाद, लेकिन अगर कोई नॉर्मल फादर अगर होता, वो क्या करता? और वहीं पर हमारे देश में सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है, हम अपनी लड़कियों को बोलते हैं, बेटा अगर कोई तुमको तंग करे, कोई सीटी मारे, कोई छेड़े, बस सर नीचे करो, तुम आ जाओ। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। अगर हमारी बेटियां टैक्सी में बैठती हैं, अगर गुड़गांव में काम करिए, नोएडा में काम करिए, जैसे वो किसी ओला उबर या किसी गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले वो फोन निकाल के लगातार हो जाएगी, बातें करने में शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है नहीं कि कल को कुछ करोगे, कोई इस तरीके से मंशा से आ रहा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। तो बस इन्हीं सब चीजों को लेके मैं अपने दोस्त राज खत्री से मैंने बात की। मैंने यार एक ऐसा दिमाग में आइडिया रखी, कुछ इस तरीके की कोई चीज करते हैं। तो राज ने बोला कि हाँ भैया करते हैं। तो हम लोग, राज ने और मैंने मिलकर, अमिताभ के साथ, हम 3 लोगों ने मिलकर मिशन फाइट बैक शुरू किया। अब मिशन फाइट बैक, हमें नहीं पता था कि इन 4 सालों में एक मूवमेंट बन जाएगा, जहां पर हम हजारों लड़कियों को ट्रेन करेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अब तक हम सरकार के साथ भी ट्रेन करने की बातें कर रहे हैं। तो एक ये वेदिका का आइडिया शुरू हुआ, और वेदिका ने आइडिया पहले ही दिया था जब वो 9 साल की थी, बट हमें नहीं पता था कि जिस बच्ची ने ये आइडिया दिया है उसी के साथ ऐसा होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अगर 10 लड़कियां हैं तो 9 के साथ किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल मिसकंडक्ट या नॉर्मल बिहेवियरल मिसकंडक्ट होता ही होता है। और जब हम लोगों ने आंकड़े पढ़े, स्टैटिस्टिक्स देखे, तब हमको रियलाइज हुआ कि हमारे देश में आज की तारीख में 500 से 600, बल्कि 550 से 600 रेप्स हमारी कंट्री में डेली होते हैं आज की तारीख में। लेकिन हम उसको छुपाते हैं। अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो हर 5 रेप्स के ऊपर सिर्फ 1 रेप रिपोर्ट होता है। ये तो रेप्स है। रेप विद मर्डर अलग चीज है, डाउरी डेथ अलग चीज है, एसिड थ्रो करना अलग चीज है। हम लोगों ने कभी अपने लड़कों को सिखाया ही नहीं। तो उसी को लेके एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम हम लोगों ने रखा मिशन फाइट बैक, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी भी बेटियां, हमारी भी बच्चियां आगे आए। किसी से कम तो नहीं, नूपुर किसी से कम नहीं है। इंडिया से निकली हुई लड़की देखिए आज टोक्यो में बैठी और इतना बढ़िया काम करे, शी इज हीलिंग द वर्ल्ड। आप किसी से कम हो? सो अगर आप किसी से कम नहीं हो, your interview. yeah, you are. So the thing is कि गर्ल्स आर सेकंड टू नन, एटलीस्ट नॉट टू बॉयज। आप अपनी लड़की को इस तरीके से बड़ा कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि वो हर चीज, आप उसको तो पराया धन मत मानिए, उसको अपने पांव पे खड़ा होना सिखाइए। मतलब बेटा शादी 20-21 पे नहीं होगी क्योंकि पड़ोस वाली आंटी बोल रही है कि देखो 21 की होगी, 22 की होगी, 30 की होगी तो शादी नहीं हो रही। करो 26 पे शादी, करो 27 पे शादी। साइंस बहुत ज्यादा एडवांस का। पुराने जमाने में होता था कि 30 साल तक लड़की की शादी नहीं है तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। आज की तारीख में 40 साल पे भी बच्चे होते हैं, राइट? सो माय पॉइंट इज कि आपको लड़कियों को आगे बढ़ना सिखाना होगा और ये पेरेंट्स को सिखाना होगा। और अगर नहीं सिखाते, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन कितना ग्राउंड पे जाता है? जब तक हमारे जैसे सिटीजन्स आगे आके नहीं सरकार की मदद करेंगे या अपने ही लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर मैं चाहता तो घर पर बैठ के मैं भी रो सकता था, अरे देखो क्या हो गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आई डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल। Raj decided to take control, and here we are with Mission Fighter.
Wow, wow. Look at you. Like, you could have, yeah, as you said, you could have had a really, retired life, like having joining politics, having a different kind of life. Now you have decided to give back to the society, empower the girls. This is, you are empowering girls. So what do you do? क्या करते हो आप मिशन फाइट बैक के थ्रू एंड कितना सफलता आप लोगों को मिल रहा है? अभी तक हम 10,000 से ऊपर लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं नूपुर, और सफलता हम्म। अगर मैं थोड़े घमंड से बोलूं, गर्व से बोलूं, हाँ, तो एकदम। आई थिंक 100% है। और मैं बताता हूं क्यों। नहीं, नॉट बिकॉज कि ये हमने एक मूवमेंट शुरू किया और हमको लग रहा नहीं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मार्शल आर्ट नहीं सिखाते, हम उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर 14 दिन के लिए डालते हैं जिसका नाम है फिस्ट, फास्ट इंटेंसिव स्ट्रीट सर्वाइवल ट्रेनिंग। हम उनको अपने स्ट्रीट्स में किस तरीके से लड़ा जाएगा वो सिखाते हैं। और मैं जो आपको दुश्मनों की बात बता रहा था, आधे से ज्यादा जो दुश्मन सिविल में है वो आपके खुद के घर में बैठे होते हैं। आपका चाचा, आपका मामा, आपका भाई, आपका कजन, आपका पड़ोसी, दोस्त का दोस्त, भाई का दोस्त, सो मेनी ऑफ देम, जो हर आदमी गिद्ध की नजर से एक लड़की को देखता है। बंद कमरों में हमारे कंट्री में जो होता है वो शायद ही किसी और कंट्री में होता हो। और अभी हमारा ये लॉकडाउन चल ही रहा है, कभी खत्म होता है, कभी बंद होता है। 4 महीने आप एक बंद कमरे में थे, क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस निकल कर आ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज की कहानियां निकल कर आ रही। सोचिए कि अगर वही डोमेस्टिक वायलेंस है, वही चाइल्ड अब्यूज में उस बच्चे की ट्रेनिंग हुई होती, एंड डॉट के आपको कराटे करके उसका सर तोड़ना वो करना है। हम जो सिखाते हैं 4 से 5 सेकंड के अंदर किस तरीके से लड़की अपनी जान बचा के भाग सकती है, उस आदमी को शॉक करके, हो सकता है उसका हाथ तोड़ दे, पांव तोड़ दे, या कम से कम उसको इस तरीके से गिरा दे, धक्का मारे कि कम से कम दरवाजा खोल के जोर से चीख के बाहर भाग सके, या अगर कहीं बाहर है तो और मदद के लिए बुला सके। सो ये तो हमारी फिस्ट ट्रेनिंग होती है जो 14 दिन की होती है। 14 दिन के हम 4 लेवल्स करते हैं। इसी में हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें बच्चे का दिमाग को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर की जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, नॉट जस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, किसी भी चीज को लेके, चाहे एग्जाम का फियर हो, या स्ट्रेस हो, या एंजाइटी लेवल हो, तो इस तरीके के बॉडी शेमिंग इश्यूज हो, इन सब इश्यूज को हम लोग डील करते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। फिर हम एक हम लोगों का ऐप भी है जो हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसमें। तो हम स्कूल्स टू स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज जाते हैं, ऑल ओवर द कंट्री। हमारा कोई स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि हम एक ही जगह पे दिल्ली में, मुंबई में रह के करेंगे। हमारा ऑफिस मुंबई में है, और हम जो स्कूल, जो कॉलेज हमको बुलाता है, हम वहां पर जाके उन वहां की लड़कियों को इन सब चीजों में 14 दिन में ट्रेन करते हैं। और मैं कह रहा हूँ ओपनली, आप मेरे को एक लड़की आज दीजिए और 14 दिन बाद उसी लड़की को मिले, आप पहचानेंगे कि ये वही बच्ची है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर उठ चुका होता है जब उसको पता चलता है दिस इज ट्रू एम्पावरमेंट। आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर लीजिए, आप एक ही तरीके का टॉयलेट बना दीजिए जिसमें लड़के भी जा रहे हैं और लड़कियां भी जा रहे हैं, दैट्स नॉट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी तब आती है जब लड़की को पता है कि मैं किसी से कम, और वही हम लोगों की कोशिश है, तो वही हम लोग काम करते हैं। वंडरफुल रोहित। एक्चुअली ये कोई एज से शुरू होना चाहिए? विच एज आप स्टार्ट करते हो ये ट्रेनिंग देना? हम 6 ईयर से लेके 60 ईयर्स की लड़कियों को ट्रेन करते हैं, और लेडीज को। अभी पिछले साल हम लोगों ने उत्तराखंड में विधानसभा में 86 लेडीज की ट्रेनिंग की थी। वो 25 साल से लेके अराउंड 58 ईयर्स तक की थी। अच्छा। और अगर मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाऊं एक लेडी का जो कि 58 ईयर्स की थी, एंड अ डॉक्टर, मतलब पीएचडी डॉक्टर, जिनको हमने विधानसभा में ट्रेन किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लेडी किस तरीके से लड़ी हैं। और उससे क्या होता है कि उनका जितना इतने सालों का गुबार था, वो सब उनका बाहर निकलता था, फ्रस्ट्रेशंस, द एंगर। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज वो बोलते अब हम जाके अपनी नाती पोतों को सिखाएंगे। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। सो वो जो सीख ली, सो शी कैन ट्रेन समवन एल्स आल्सो। यस, व्हाई नॉट। जो चीजें हमने उनको सिखाई, और हम बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं। हम कोई वो ड्रंक एंड मंक या कोबरा या स्नेक इन द मंकी शैडो नहीं सिखाते। वी टीच वेरी प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकल चीज में क्या था, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपका रिएक्शन क्या होगा? किसी ने आपका गर्दन पकड़ने की कोशिश की ऐसे, आपका क्या रिएक्शन होगा? किसी ने आपका कॉलर पकड़ा, किसी ने आपके बाल खींचे, ठीक है ना, किसी ने आपको पीछे से आके बस पे छूने की कोशिश की। इस तरीके के जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, उसमें बिना ज्यादा अपनी खुद की ताकत लगाए आप किस तरीके से उस चीज का इमीडिएटली जवाब दे सकती है, ये हम इस ट्रेनिंग में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो जिनको जो हमने उनको ट्रेनिंग दी है, वही ट्रेनिंग वो आगे जाके
सिखा सकते हैं। फिर जब हम लेवल 2 में आते हैं, लेवल 3 में आते हैं, फिर हम उनको एसिड अटैक से बचना सिखाते हैं, हथियारों से कैसे लड़ना। मतलब ये नहीं कि आप खुद हथियार लेके जा रहे हैं, अगर कोई हथियार लेकर आए, जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी जिसने हमको बताया कि उसकी बहन को 16 बार चक्कू मारी गई थी। क्योंकि उसने ऑटो, शायद प्रॉब्ली उसको लग रहा कि फेयर बहुत हो रहा है, तो उसने बोला ऑटो लंबा घूम कर जाएगा, वसंत कुंज एरिया की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसने बोला कि मैं ऑटो यहीं रोक लेती हूँ, थोड़े पैसे कम लगेंगे, और वहां से एक सुनसान सी गली थी जिससे उसके घर का शॉर्टकट था। शी जस्ट टुक द शॉर्टकट, और वहां पे एक ड्रग एडिक्ट बैठा था जिसका कोई इंटेंशन सेक्सुअल हरासमेंट करना नहीं था, उसका इंटेंशन से पैसे लेना था। अब उसे पैसे मांगे, इसने मना कर दिया। अब उसके पास जो भी शार्प ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसने बस वो उसी नशे में उस लड़की को जोर जोर से घोपना शुरू किया। तो अगर उस लड़की को थोड़ा बहुत भी एक ये स्ट्रीट सर्वाइवल आता होता, तो हो सकता है वो अपनी जान बचा सकती। ठीक है, जो आप हमसे बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, फौज की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, जज्बे की बात कर रहे थे, एंड आई टोल्ड यू कि जज्बा तो आपके अंदर आता है, ट्रेनिंग आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। वही बात यहां पर भी है। अगर उस लड़की की ट्रेनिंग हुई होती तो उसमें वो कॉन्फिडेंस होता कि हाँ, ये मैं इस चीज को टैकल कर सकती हूँ। और वो अब आधे से ज्यादा टाइम उनको प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियां घबरा जाती है, दे गेट कंफ्यूज। बहुत बार तो उनके गले से आवाज नहीं निकल पाती। इसी तो जब तक वो ये सब चीजों का नहीं करेगी, आगे वाला भी जो इंसान है वो भी तो डर के मारे वो बैठा, वो भी चक्कू ऐसे नहीं चला रहा कि रोज चला रहा है। या अगर कोई घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पहली बार थप्पड़ जब पड़ा होगा तो उस आदमी की भी हिम्मत कैसे बड़ी होगी, चाहे वो लिकर के नशे में, दारू के नशे में, उसने पहली बार जब थप्पड़ मारा होगा, जैसे ही आपने थप्पड़ एक बार सहन कर लिया, थप्पड़ बार बार पड़ेगा। और जिस दिन आपने उस थप्पड़ का जवाब, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको घुमा के वापस थप्पड़ मारे, आप उसको ब्लॉक तो कर सकते हैं। उस आदमी, जब वो कोई आदमी इस तरीके से थप्पड़ मारता है या किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस करता है या फिजिकल वायलेंस करता है, जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, जो बुलीज जिनको हम कहते हैं, कोई भी बुली अपने जैसे हट्टे खट्टे इंसान के ऊपर पंगा नहीं लेता। 12th स्टैंडर्ड के लड़के हमेशा 5th स्टैंडर्ड, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के लड़कों के साथ पंगा लेते हैं। क्यों? दैट इज व्हाट बुलिंग इज। अपने से शारीरिक ताकत में कमजोर इंसान के ऊपर वो बुलिंग करते हैं हमेशा। अगर मैं 6 फुट का हूं, मेरे से कोई पंगा लेने नहीं आए, बट हाँ, अगर यही चीज मैं थोड़ी हाइट में कम होता, थोड़ा और पतला होता, तो हर कोई आदमी मेरे को दबाने की कोशिश करता। दैट इज द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो। आप सहन कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसको उसके अंदर पावर आ गया है क्योंकि वो आपको मार रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे, तो उसके अंदर की जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो बाहर आने लगती है। Exactly. So this is such an amazing thing you have been doing, Rohit. तो हम जानना चाहेंगे what is your goal? सबका एक गोल होता है ना। तो जो आई थिंक जब आप स्टार्ट किए थे, मुझे लगता है कि इतना सब सोच के नहीं किया था, इतना सफलता आपको मिल जाएंगे 4 सालों में। लेकिन आज जब आपको इतना सफलता मिल गया है, तो what is your goal? कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? हमारा गोल वही है जो स्वच्छ भारत का गोल था। स्वच्छ भारत में मोदी जी ने आके बोला कि अपनी स्ट्रीट साफ करो, राइट? हम इंसान के अंदर की जो भावना है उसको स्वच्छ करना चाहते हैं। सो वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये एक बड़े लेवल पे एक मूवमेंट ना बने। We want Mission Fight Back to be a movement. We don't want to control Mission Fight Back. We want Mission Fight Back to become a movement. और ये निर्भया रेप केस के बाद हमने देखा कि हमारे देश में जो यूथ है वो वाकई इस लेवल की सोच रखता है कि वो एक अनजान लड़की के लिए सड़कों पे उतर आया, पुलिस के डंडे खाए, वाटर कैनन सहन किया। वो जज्बा जो है वो हम फिर से लाना चाह रहे हैं, नॉट ऑन द स्ट्रीट्स बट इन एवरी पर्सन्स माइंड। एंड वी वांट टू स्टार्ट विद द एजुकेशन ऑफ द बॉय। सबसे पहले तो हमको लड़कों की एजुकेशन के साथ, अगर लड़कियों को मैं चले स्ट्रीट सर्वाइवल सिखा रहा हूँ वो एक बात है, लेकिन जब हर माँ और हर बाप अपने लड़के को बताएगा, चाहे उनके घर में लड़की हो चाहे ना हो, माँ तो है कि बेटा माँ की रेस्पेक्ट करनी होती है, बहनों की रेस्पेक्ट करनी होती है, कोई भी लेडी दिखेगी उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी। और ये पेट्रियार्की जो हम लोगों का सिस्टम है उसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, और खत्म कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो दैट इज द रीजन आवर गोल, द गोल ऑफ मिशन फाइट बैक इज टू मेक मिशन फाइट बैक अ मास मूवमेंट वेयर सिटीजंस कम आउट टू हेल्प सिटीजंस। कि नागरिक ही आके नागरिकों की मदद करे, क्योंकि 70-75 साल हो गए हमारी आजादी को, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे संज्ञान में नहीं है जिसमें
पुलिस ने आके पहले से ही एक किसी होने वाले रेप को बचा लिया। रेप हो जाता है उसके बाद मतलब हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं वो रिएक्टिव हैं। एक इंसिडेंट हो गया तब हम रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपका न्यूज चैनल्स में जाके लोग बड़े बड़े एनजीओ को बुला लेंगे, उनके साथ जोर जोर से बातें होंगी, एक दूसरे को गाली गलौच होगा, पुलिस को गाली गलौच होगी। We want to be preventive. We don't want to be reactive. We don't want to come over to the TV shows and start saying ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था. We are the people who say हम ये कर रहे हैं. ग्राउंड में काम होना चाहिए, टीवी के शोज में, डिबेट में नहीं. Exactly. That is what the thing is. TV debates, मेरे पास I have the power to change the channel whenever I want. I want people to have such a feeling in their heart कि मतलब वो अपने दिल का रिमोट छू ही ना पाए. This feeling should come from within कि हाँ यार एक लड़की है, मेरे को उसको I need to support her. दो चार इस तरीके के केसेस हैं जहां लड़कों ने आगे बढ़ के लड़कियों को मदद करने की कोशिश की है. मुंबई का एक there's a very famous case. My hats off to those boys. They're no more now. But वो भी किसी फौजी से कम नहीं है. जिस तरीके से किसी कोई फौजी देश के लिए अपनी जान दे देता है, आप if you have given up your life for somebody, there can't be anything better than that. Yes. और अगर इस पूरे चीज में अगर हम 1% भी रेप्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को 1% भी अगर मिशन फाइट बैक कम कर पाए तो आई थिंक हम लोगों ने अपना एम अचीव कर दिया. वंडरफुल. एक्चुअली आपने जो बोला कि एक्चुअली वो मैं भी सोचती हूँ कि इंडिया में इतना काम होता है और टीवी के पर्दे से होता है, बस चिल्लाते रहो. मुझे लगता है आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, और डेफिनेटली वो भी शायद जरूरी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ग्राउंड में काम बहुत कम होता है जो रोहित कर रहा है. तो व्यूअर्स जो रोहित कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको जानिए और उसका पार्ट हिस्सा बनिए, क्योंकि हमें ग्राउंड में काम करना है इंडिया को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत काम की जरूरत है अभी. हर इंसान को भारत में एक फौजी बनना होगा, तभी एक फौजी एक आर्मी में जाके एक फौजी नहीं हो जाता. आप अगर देश के लिए काम कर रहे हो कोई भी सेक्टर में, आप एक फौजी की तरह डिसिप्लिन लेके काम कीजिए. तो मुझे लगता है कि उस जज्बा की जरूरत है हमें इंडिया में, जो आप ला रहे हो रोहित, एंड हैट्स ऑफ टू यू ये करने के लिए. और ये कितने सारे 10,000 ऑलरेडी यू हैव ट्रेन्ड, and you are going to do a lot more from now. So really we are so grateful to you, and मुझे लगता है कि आपकी this is not your responsibility only. Viewers, आप जो भी देख रहे हैं प्लीज इसका हिस्सा बनिए, और let's make it a big movement for all over India. Absolutely. So thank you so much, Rohit, for giving us so much, information and time. Actually, इतने छोटे से टाइम में आपको जानना बहुत और आपके काम को जानना बहुत impossible है. Especially हम बहुत जानना चाहेंगे और भी more stories about army and mission fight back. And I'm not going to wish you all the best. नहीं, wish us all the best, because this is us. This is mission fight back is our movement. तो हम सब इसका हिस्सा है, सब मिलके जैसे भी छोटा सा अगर हम कुछ कर पाए ऐसे एक हिस्सा बनके, let's make it a movement and let's make it a grand success. Thank you so much, Nupur. Thank you so much. Thank you, and thank you so much for joining. And Rohit, as we always end with Subratri, good night, and Vesminasai. Namaste. Namaste. Absolutely, Nupur. So thank you so much, Rohit, for giving us so much, information and time. Actually, इतने छोटे से टाइम में आपको जानना बहुत और आपके काम को जानना बहुत impossible है. Especially हम बहुत जानना चाहेंगे और भी more stories about army and mission fight back. And I'm not going to wish you all the best. नहीं, wish us all the best, because this is us. This is mission fight back is our movement. तो हम सब इसका हिस्सा है, सब मिलके जैसे भी छोटा सा अगर हम कुछ कर पाए ऐसे एक हिस्सा बनके, let's make it a movement and let's make it a grand success. Thank you so much, Nupur. Thank you so much. Thank you, and thank you so much for joining. And Rohit, as we always end with Subratri, good night, and Vesminasai. Namaste. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.